नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, यूपी में महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर मिलेगा बड़ा फायदा। सरकार का नया फैसला। योगी सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अभी तक 90 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर 7% स्टाम्प शुल्क देना होता था, जबकि 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर यह शुल्क 6% है। अब सरकार इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक करने जा रही है, जिससे महिलाओं को 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव को आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा और जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। इस कदम से लाखों महिलाओं को फायदा होगा और उनके लिए संपत्ति खरीदना आसान होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब कार्यालय आते समय अगर कर्मचारी 2 पहिया वाहन पर हेलमेट नहीं पहनते या 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उन्हें उस दिन गैरहाजिर माना जाएगा। यही नियम स्कूली छात्रों पर भी लागू होगा, यानी यदि वे यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें पाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना है। अब सरकारी कार्यालयों में प्रवेश से पहले सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करेंगे। बिना सुरक्षा उपायों के प्रवेश पर रोक होगी। इसके अलावा यातायात पुलिस भी सख्ती से नियमों का पालन करवाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बाजार में गिरावट के बावजूद इस कंपनी के शेयर की बड़ी मांग, निवेशकों की नजरें टिकी। अशोक लेलैंड कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा लगभग 35% बढ़कर 819 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष 608 करोड़ रुपए था। कंपनी की परिचालन आय भी 12,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई। इस सकारात्मक खबर के चलते निवेशकों ने इस शेयर को तेजी से खरीदा, जिससे इसकी कीमत लगभग 8% बढ़ गई। शेयर का मूल्य 219 रुपए तक पहुंच गया, जबकि बीते साल अगस्त में ये 264 रुपए के उच्चतम स्तर पर था। हालांकि शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन इस कंपनी के मजबूत नतीजों के कारण इसमें निवेशकों की रुचि बनी हुई है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। किराएदारों और मकान मालिकों के लिए नए नियम, रेंट एग्रीमेंट होगा अनिवार्य। योगी सरकार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के लिए नया प्रस्ताव ला रही है। इसके तहत अब किराएदारी का समझौता पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे संपत्ति की सुरक्षा बढ़ेगी और कानूनी विवाद कम होंगे। अभी तक अधिकतर लोग 100 रुपए के स्टाम्प पर अनौपचारिक समझौता कर लेते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। सरकार स्टाम्प शुल्क को कम करने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं। इसके अलावा एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काम कर रहे कर्मियों की सेवाएं समाप्त होने वाली है। इस योजना का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और केंद्र सरकार ने अब केवल 3 शहरों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस वजह से प्रदेश के 72 जिलों में तैनात 250 से ज्यादा कर्मचारियों को अब मानदेय नहीं मिलेगा। सूरा निदेशक अनिल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाता था। अब नए मिशन में केवल 3 शहरों को शामिल किया गया है, जिससे बाकी जिलों के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जियोलॉजी, माइनिंग, फाइनेंस और मानव संसाधन से जुड़े पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 14 मार्च 2025 है। कुल 144 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर पदों के लिए उम्मीदवार के पास 60% अंकों के साथ बी.टेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन निःशुल्क है।
चयन प्रक्रिया और योग्यता की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ने की सलाह दी गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रिटायर्ड दरोगा के घर विजिलेंस का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सिंह सैनी के घर और स्कूल पर छापा मारा। 7 घंटे तक चले इस अभियान में 16 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला। टीम को 10 बैंक खातों के दस्तावेज, 30 भूमि बैनामे और कई अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई। दरोगा के घर और स्कूल की संपत्ति की कीमत करीब 11.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में विजिलेंस ने नोटिस जारी किया है और जांच जारी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए लाउडस्पीकर बंद करने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि लाउडस्पीकर नियमों के विपरीत शोर कर रहे हैं। इस फैसले के बाद महाकुंभ में सूचना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग जारी रहेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ के स्नान पर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। शाम 6 बजे तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके थे। इस अवसर पर सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मेला प्रशासन के अनुसार अब तक 13 जनवरी से कुल 48 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और अधिकृत पार्किंग का उपयोग करने की अपील की है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी से मिले जापान के उपराज्यपाल, निवेश को लेकर हुई चर्चा। जापान के यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसाडा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को लेकर चर्चा हुई। को ओसाडा ने बताया कि जापान से लगभग 250 मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवेश की संभावनाएं तलाशने यूपी आएंगे। जापान उत्तर प्रदेश के बुद्धिस्ट सर्किट में विशेष रुचि दिखा रहा है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ के लिए चार्टर बुक करने वाले रहें सावधान, सरकार ने दी चेतावनी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन चार्टर सेवा को लेकर सतर्क किया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने फ्लाई ओला के माध्यम से अधिकृत चार्टर सेवा शुरू की है। ये सेवा प्रयागराज एयरपोर्ट से त्रिवेणी हेलीपोर्ट तक और वहां से बोट के जरिए स्नान तक की सुविधा प्रदान करती है। मंत्री जयवीर सिंह ने श्रद्धालुओं को केवल आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करने की सलाह दी है ताकि किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। हर दिन 350 किलोमीटर यात्रा करने वाली महिला बनी प्रेरणा। भारतीय मूल की राचेल कौर, जो एयर एशिया में सहायक प्रबंधक है, हर दिन पेनांग से कुआलालंपुर तक 350 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। वो ये दूरी फ्लाइट से तय करती हैं ताकि अपने बच्चों के साथ संतुलित समय बिता सके। उनका कहना है कि फ्लाइट से सफर करना उनके लिए घर बदलने की तुलना में अधिक किफायती है। उनकी इस अनोखी दिनचर्या को देखकर लोग उन्हें सुपर मॉम कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कानपुर सेंट्रल का भार होगा कम, चंदारी स्टेशन बनेगा नया जंक्शन। कानपुर के चंदारी रेलवे स्टेशन को जंक्शन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित इस स्टेशन के विस्तार से करीब 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। रेलवे के बजट में स्टेशनों के विकास के लिए धनराशि आवंटित होने से इसकी प्रक्रिया तेज हो सकती है। पनकी धाम, गोविंदपुरी और जूही यार्ड जंक्शन के साथ चंदारी को विकसित कर कानपुर सेंट्रल का लोड कम किया जाएगा। शताब्दी और राजधानी समेत 80 से अधिक ट्रेनें इन नए स्टेशनों पर शिफ्ट होंगी। इससे दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों का संचालन सुचारू होगा और ट्रेनों की लेट लतीफी में कमी आएगी। चंदारी स्टेशन के लिए पहले ही सर्वे किया जा चुका है और इसे 4 नए प्लेटफार्मों के साथ विकसित किया जाएगा। रेलवे मंत्री ने बजट में नई ट्रेनों, ओवरब्रिज और स्टेशनों के विकास के लिए विशेष धनराशि जारी करने की घोषणा की है। इससे चंदारी स्टेशन के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 288 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें से कई ट्रेनों को नए स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में माघी पूर्णिमा से फिर बदलेगा मौसम, तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठंड लौटने की संभावना है। मुरादाबाद में इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान घटकर 8.2 डिग्री पर आ गया। लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड में कमी आने लगी है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, बुलंदशहर में 8.9 डिग्री और कानपुर में 9.4 डिग्री दर्ज किया गया है।
राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाओं के कारण ठंडक बनी रहेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बदल जाएंगे 2 जिले, कई गाँव होंगे विस्थापित। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बनने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते पन्ना और छतरपुर जिलों के नक्शे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस परियोजना से प्रदेश के कई गांव प्रभावित होंगे और उन्हें नए स्थानों पर बसाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नदी जोड़ो योजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केन नदी के पानी को नहर के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाएगा। इस परियोजना के तहत केन नदी पर 7 बांध बनाए जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा बांध 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा होगा। छतरपुर जिले के 14 गांव पूरी तरह से विस्थापित होंगे और उन्हें 4 नए गांवों में बसाया जाएगा। वहीं पन्ना जिले के 11 गांवों को भी स्थानांतरित किया जाएगा, जिनमें से कुछ गांव पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार ने विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस परियोजना से 1900 गाँवों को पानी की सुविधा मिलेगी, लेकिन पन्ना और छतरपुर जिलों के कई गाँवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ